हाय गाइस, इस वीडियो में आप देखेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी पार्ट 3 में एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये दोनों टॉपिक कुछ मामले में कोर टॉपिक के अंदर ही आता है, इससे सवाल कहीं भी एक्सपेक्टेड है। इसमें दो तीन चीज को खासकर ध्यान रखना है। पहला चीज तो ये है कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन इम्पोर्टेंट ऑर्गन उसके पार्ट है जो इसमें काम करते हैं, प्लस क्या वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। और तो और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे ऑर्गन्स हार्मोन्स पे, क्योंकि उसमें सवाल हार्मोन्स से ज़्यादा रिलेटेड है। लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं यूनिटरी सिस्टम। इस सिस्टम की अगर बात किया जाए, यूनिट या एस्केटरी दोनों एक ही चीज। तो ये क्या है कि ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट एंड रेगुलेट वाटर साल्ट पीएच एंड ब्लड प्रेशर। ये इसका जो मेन काम है। पहला बात करता है कि रिमूव करता है मेटाबॉलिक वेस्ट, जो केमिकल रिएक्शन अंदर होते हैं उसमें से जो मेटाबॉलिक वेस्ट उसको बाहर करता है, और वाटर और साल्ट को रेगुलेट करता है, उसके बैलेंस को मेंटेन, पीएच बैलेंस मेंटेन करता है और ब्लड प्रेशर को करता है। तो जाहिर सी बात है क्या क्या उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया है। रिमूव वेस्ट, मेंटेन वाटर बैलेंस, रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट्स, मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड कंट्रोल ब्लड पीएच एंड कंट्रोल ब्लड प्रेशर। ये इनका मेन रूप से ये हमारा इस काम है। इसमें मेन ऑर्गन्स कौन कौन या मेन पार्ट कौन कौन। सबसे पहले आता है किडनी, जिसका मुख्य काम है फिल्टर ब्लड फ्रॉम यूरिन, यानी कि ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन में फॉर्म करना। यूरिटरी जो है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ भी आप देखिएगा तो ये मेरा किडनी होगा, दो किडनी पर आगे बात करेंगे हम लोग। इसके बाद होता है दूसरा पार्ट होता है यूरेटर। यूरेटर यूरेटर का मेन है मूत्रवाहिनी। इसका मेन काम होता है यूरिन को कैरी करना, जो हमारा किडनी में जो हमारा यूरिन बना उसको कैरी करना। यूरिनरी ब्लैडर, ये मेन काम होता है कि ये यूरिन को स्टोर करता है अस्थायी रूप से, टेम्पोरी। और इसका होता है यूरेथ्रा, ये जो हमारा इससे जो है सो यूरिन जो है सो बाहर। तो ये किडनी हो गया, ये मेरा यूरेटर हो गया, और ये वाला पोर्शन जो है हमारा ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ से जो यूरेथ्रा। तो ये चार पार्ट मिलकर हमारा जो है सो पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम लोग एक एक पे थोड़ा थोड़ा बात करें। कुछ कुछ पॉइंट बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट। तो किडनी जो है प्राइमरी, इसको हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स का, शरीर का मुख्य उत्सर्ग। ये बीन शेप का होता है, राजमा के आकार का होता है। इसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है नेफ्रॉन। हर किडनी में लगभग 1 मिलियन या 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ स्थिर होता है, पोजीशन बिटवीन रफली T12 एंड L3, ऑलमोस्ट नीचे होता है। इस चीज को हम लोग जैसे एब्डोमेन के कैविटी भी कहते हैं, ये नाम याद ज्यादा अच्छा रहेगा, यही याद रखिए ये। तो मेन जो हमें क्या देखना है कि पहला चीज होता है कि ये मेरा प्राइमरी ऑर्गन, दूसरा बीन शेप्ड का है, तीसरा इसका स्ट्रक्चरल यूनिट जो है इससे बना होता है, तो नेफ्रॉन, मेन नेफ्रॉन होता है, जो हर किडनी में 1 मिलियन 10 लाख नेफ्रॉन। ये वर्टिब्रल कॉलम के दोनों तरफ होता है, और T12 और L3 वर्टिब्रल, हालांकि ये रेयरली पूछा जाता है बट लेकिन, और एब्डोमिनल कैविटी के पीछे। मेन फंक्शन क्या है, रक्त से यूरिया और क्रिएटिन जैसे अशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल, हमको ये सब चीज ध्यान। तो जाहिर सी बात है कि कुछ चीजों को ये जो बाहर निकालता है, यहाँ पर जब हम इसके बात करेंगे तो दो चीज पर याद करें कि जब ये फिल्टर करेगा तो कुछ चीज हमारा ब्लड के साथ निकल जाता है, वापस चला जाता है, और कुछ चीज को क्या करता है कि ये रोक देता है, छोड़ देता है, माने कि वो ब्लड में फिल्टर नहीं हो, ब्लड में साथ जाने नहीं देता। तो जो ब्लड के साथ नहीं जाने देता है वही मेरा जो है सो बाहर निकलता है।
तो पहला चीज यह कि रक्त से यूरिया और क्रिएटिन जैसे जैसे वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, ये पहला चीज है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब शरीर में वाटर बैलेंस को संतुलन को बनाए रखना। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मतलब शरीर में Na प्लस के प्लस Cl माइनस ऐसे आयनों को नियंत्रित करना और खून की पीएच वैल्यू को मेंटेन करना। और हार्मोन सेक्रेट, रेनिन एक हार्मोन होता है जो ब्लड प्रेशर को करता है। तो हमें जो सबसे यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा कि किडनी हमारा बीन शेप का होता है, उसका स्ट्रक्चर यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। लगभग 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन होते हैं। सेकेंड चीज क्या होता है कि कुछ चीजों को क्या करेगा, जब ब्लड को ये फिल्टर करता है तो क्या करता है, कुछ चीजों को ब्लड के साथ पास होने देता है और कुछ चीजों को रोक देता है। तो जो रोकता है वही मेरा वाटर के साथ मिलकर क्या होता है, यूरिन के रूप में बाहर निकलते हैं। पीएच बैलेंस करता है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और हार्मोन सेक्रेट करता है रेनिन जो हमारे ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है। अब यहाँ पर 2 पॉइंट, पहला है हमारे पास क्या, 2 किडनी है, लेफ्ट और राइट। तो ये देखा जाए, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि पोजीशन जो राइट किडनी जो है थोड़ा नीचे होता है, मतलब यहाँ पर जो है राइट किडनी का पोजीशन जो थोड़ा सा नीचे होता है और लेफ्ट किडनी थोड़ा ऊपर। ठीक है, लेफ्ट किडनी थोड़ा बड़ा होता है, राइट किडनी थोड़ा छोटा होता है और लेफ्ट किडनी थोड़ा बड़ा होता है। साइज में बात किया जाए तो लेफ्ट किडनी थोड़ा बड़ा होता है और राइट किडनी थोड़ा छोटा। ये छोटा इसलिए होता है कि इस राइट किडनी के ऊपर मेरा क्या होता है, लीवर होता है, जिसके कारण ब्लड प्रेशर पड़ता है तो छोटा रहता है। बाकी स्टोमक, अब क्या है कि राइट किडनी लीवर के नीचे होने की वजह से थोड़ा सा छोटा है। तो ये मेन चीज याद रखना है कि मेरा ये लेफ्ट किडनी थोड़ा बड़ा होता है और क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये फ्लो, कार्डिक, और हमारे हृदय से निकलने वाले कुल रक्त का 20 से 25% हिस्सा जो है सीधे किडनी में जाता है। आपको मालूम है 4 से 5 लीटर पर डे मेरा पर मिनट निकलता है। तो इस प्रकार से लगभग 1100 से 1200 ml ब्लड जो है प्रति मिनट किडनी से होकर गुजरता है। प्रति मिनट 5000 ब्लड गिरता है तो 25%, 1100 से 1200 मिली ब्लड जो है हमारा प्रति मिनट किडनी से होकर गुजरता है। ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट है। मतलब 1100 से 1200 ml प्रति मिनट की ब्लड क्या होता है, वो किडनी से होकर गुजरता है। एक बार में दिन भर में 1700 से 1800 लीटर ब्लड मेरा फिल्टर होता है, और लेकिन केवल 1 से 2 लीटर यूरिन ही बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि 1700 से 1800 लीटर में ब्लड पूरे दिन में क्या होता है, किडनी से होकर गुजरता है, फिल्टर होता है, और 1 से 2 लीटर ही यूरिन बनता है। बाकी जो 99% तरल पदार्थ को किडनी वापस करता है और रिअब्जॉर्ब। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या हुआ कि किडनी से प्रति मिनट 1100 से 1200 मिलीलीटर ब्लड हमारा गुजरता है वाली। यूरिन कितना बनता है दिन भर में, तो 1 से 2 लीटर मेरा यूरिन। ठीक है, अब पूरे दिन में अगर कितना गुजरता है, 1700 से 1800 लीटर। तो ये इन चीजों की ये डेटा है जो कभी भी आपको इससे सवाल आ सकते हैं। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये तो नेफ्रॉन हो गया मेरा। किडनी के बाहरी झिल्ली को रेनल कैप्सूल कहते हैं। जो बाहर जो लिक्विड जो बाहर जो होता है उसको हम लोग उसका रेफरल का 3 होते हैं। ठीक है, मूत्र का रंग हल्का पीला होता है अनक्रोम पिगमेंट के कारण। यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण जो है सो पेशाब का रंग जो होता है वो हल्का पीले। सवाल आ सकता है कि पेशाब का रंग क्या होता है, हल्का पीला होता है, किस कारण, तो यूरोक्रोम के कारण। किडनी की पथरी अक्सर कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, ये भी सवाल हो सकता है। स्टोन जो किसका बना होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट का बना। यानी जब किडनी काम करना बंद कर दे तो कृत्रिम रूप से खून साफ करने की प्रक्रिया को डायलिसिस। अब आप 2-3 पॉइंट इसमें भी आ रहा है
ये ठीक है, उतना हम नहीं कहेंगे, लेकिन मेन जो यूरिन का कलर जो होता है वो हल्का पीला होता है। किसके कारण? तो यूरोक्रोम के कारण, यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण हल्का पीला। किडनी का पथरी में क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। किडनी की जो पथरी किडनी में पथरी जो जाता है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का, किडनी का काम करना बंद करता है, कृत्रिम रूप से खून साफ करने की प्रक्रिया की जाती है, और इसी को हम लोग डायलिसिस कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ नेफ्रॉन। मेन मेन ये स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी है, 10 लाख होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर यूरिन फॉर्मेशन भी हम उसको कह सकते हैं। अब चलिए, इसका इसके दो मेन भाग, गोलुमेरुलस और रेनल ट्यूबनर। तो पहले मैं बात कर ले ये रेनल ट्यूबनर, ये हमारे ट्यूब देख रहे हैं ना, ये दो ट्यूब है, और ये जो हमारा गोलुमेरुलस, ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये सारे हमारे दिस इज द गोलुमेरुलस, और ये मेरा ट्यूब है। तो दो ट्यूब, एक से ब्लड आ रहा है और दूसरे से फिल्टर ब्लड हमारा बाहर निकल, क्लियर हो गया मेरा? तो एक से मेरा ब्लड आता है और दूसरे साइड से हमारा ब्लड बाहर निकल। अब यहाँ से मेन काम मेरा मेरा शुरू होता है, बाकी तो ठीक है। क्या क्या होता है? ब्लड ब्लड इंटर्स गोलुमेरुलस। तो ब्लड क्या करता है? इंटर किस में करता है? कैसे, किससे इंटर करता है? ये तो ये पार्ट है, लेकिन इसको हम एक एक करके करेंगे। तो ब्लड जो है हमारा यहाँ से यूरेनल से इंटर करता है, और इसके बाद क्या होता है, ये ब्लड जो इंटर करता है तो यहाँ पर क्या क्या होता है, समझ रहे हैं ना? तो ब्लड जो इंटर करता है वो क्या क्या होता है, ब्लड इंटर की। अब सबसे बात है, ब्लड इंटर गोलुमेरुलस, देख रहे गोलुमेरुलस, यहाँ पर फिल्ट्रेशन का काम, चूंकि ये नेफ्रॉन का पार्ट है। तो क्या क्या होता है? वाटर, साल्ट, ग्लूकोज, यूरिया। वाटर, साल्ट, ग्लूकोज, यूरिया फिल्टर्ड होते हैं, मतलब कि जल, लवण, ग्लूकोज और यूरिया क्या होते हैं, ये हमारे फिल्टर है, ये ब्लड के साथ नहीं जाते हैं। क्या क्या रह जाता है? प्रोटीन और ब्लड सेल्स रिमेन्स इन ब्लड। प्रोटीन और ब्लड सेल हमारा क्या होता है, ब्लड में रह जाता है, लेकिन और बाकी चीज जो है हमारा क्या बच जाता है? क्या? वाटर, साल्ट, ग्लूकोज, यूरिया, ये मेरे फिल्टर हो जाते हैं, ये हमारे नहीं जाते हैं, और ब्लड के साथ सिर्फ प्रोटीन और ब्लड सेल हमारा वापस चला जाता है। मतलब कि यहाँ से अनफिल्टर्ड ब्लड जो और फिल्टर्ड ब्लड जो जा रहा है, इसमें सिर्फ आपको यूरिया और प्रोटीन, ब्लड सेल और प्रोटीन सिर्फ मिलेगा, बाकी सारी चीज हमारे क्या हो गए? अवशेष। ठीक है, ये फिल्टर हो गया पहली चीज। अब यूजफुल सब्सटेंसेस रीअब्जॉर्ब, उपयोगी पदार्थ पुनः अवशोषित होते हैं। ऑल यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर एंड आयरन आर रीअब्जॉर्ब। अब आप देख लिया यहाँ पर, ये फिल्टर नहीं, वाटर, साल्ट, ग्लूकोज, यूरिया फिल्टर हो गए। अब जो फिल्टर हो गए तो उसमें से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, आयरन, ये मेरे क्या होते हैं कि रीअब्जॉर्ब, और अकर्स मेनली रेनल ट्यूब। ये कहाँ होते हैं? तो मेनली हमारा जो ट्यूब है इसमें अब्जॉर्ब होगा। अब वेस्ट एंड टॉक्सिक सेक्रेटरी, अब बाकी जो वेस्ट और टॉक्सिक जो होता है वो मेरा अलग हो जाता है। अब वेस्ट सब्सटेंस क्या क्या बचा? यूरिया बचा, क्रिएटिन बचा, और टॉक्सिन एंड एक्सेस आयरन आर सेक्रेटेड। तो जो रीअब्जॉर्ब हो गया, रीअब्जॉर्ब क्या क्या हो रहा है? ग्लूकोज हो रहे हैं, अमीनो एसिड हो रहे हैं, वाटर हो रहे हैं और आयंस हो रहे हैं। इसके अलावा जो बच जाता है वो मेरा क्या क्या बच रहा है? जो निकलता है यूरिन, क्रिएटिन, टॉक्सिन एंड एक्सेस आयन जो होता है वो मेरा रेस्ट, वो मेरा सेक्रेट हो जाता है, और यही जो बाद जो फ्लूइड जो बच जाता है यही हमारा। इसको अगर हम फिर से अगर बात करें तो हमारा क्या हुआ कि अनफिल्टर्ड ब्लड हमारा यहाँ से आया, यहाँ पर आकर हमारा क्या होता है कि ये पहले तो फिल्टर किया, तो फिल्टर किया तो उसमें क्या क्या जाता है? प्रोटीन, प्रोटीन प्रोटीन और ब्लड सेल जो हमारा ब्लड के साथ वापस आ गया, इससे बाहर निकल गया, रेस्ट सारा चीज वहां पे फिल्टर। अब जो फिल्टर हो जाता है उसमें से क्या होता है, हमारा फिल्टर में क्या क्या हुआ? तो फिल्टर में हमारा वाटर, साल्ट, ग्लूकोज, यूरिया, ये हमारे
रह गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि तो अब बाकी जो यूजफुल सब्सटेंस जो है वो हमारा एक तो ब्लड के साथ निकल गया, बाकी जो यूजफुल है वो हमारा किडनी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या क्या ऑब्जॉर्व करता है, तो उसमें हमारा जो है सो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर और आयन, एक्सेस आयन जो है ये सारे मेरे सॉरी आयन एब्जॉर्ब, वेस्ट जो बच जाता है, अगर एक्सेस आयन बच जाता है तो वो और टॉक्सिक जो है जैसे यूरिया, क्रिएटिन जो है सो ये मेरे टॉक्सिक के साथ होते हैं, और ये मेरे, और बाकी जो पानी बचा वो सब मिलकर वही मेरा यूरिन, और रिमेनिंग फ्लूइड बिकम्स यूरिन, अंत में वही यूरिन के साथ हमारा बाहर निकलता है। तो मेन कंपोनेंट क्या, वाटर, लगभग 95% वाटर ही रहता है, यूरिया रहता है, मेजर वेस्ट होता है, यूरिक एसिड, क्रिएटिन जो है हमारा, और साल्ट Na+, KCl डॉट, ये सब। तो आप इतना चीज तो समझ गया यूरिन में क्या क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। और अब नॉर्मल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जो पीएच होता है 4.5 से 8 होता है, अम्लीय से हल्का क्षारीय होता है, कलर पेल येलो, येलो क्यों होता है हल्का पीला वो आपको बता दिया गया। ऑर्डर स्लाइटली स्मेल होता है, हल्की गंध होती है। इंपॉर्टेंट, ये आपको थोड़ा देर बाद पता चलेगा जब इसमें क्या क्या बीमारियां हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर जाकर पता चलेगा कैसे कैसे होता है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया मेरा। अब यहाँ से जो यूरिन जो बचा, ये मेरा यूरिन अब क्या आता है, यूरेटर। यूरेटर क्या करता है, यहाँ से यूरिन लेकर मेरा, किडनी से यूरिन लेकर ये ब्लैडर में पहुंच जाता है। इसका काम क्या है, यूरिन से किडनी को, यूरिन को किडनी से यूरिन ब्लैडर तक पहुंचाना। ठीक है, ये पेरिस्टलिस्टिक मोमेंट जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसके कारण कि हमारा नीचे की तरफ आता है, वो ये स्टोरेज यहाँ पे हमारा नहीं हो। यूरिनी यूरिनी ब्लैडर जो है, यहाँ पर मेरा जो है सो टेम्पोररी स्टोरेज मेरा यूरिन का होता है। ठीक है, रिजर्वायर के रूप में काम करता है, और जैसे ज्यादा पेशाब जमा हो जाता है तो ये फैल जाता है। तो ब्लैडर से मूत्र को शरीर को बाहर निकालता है। अब यूरेथ्रा जो है, ये इसके माध्यम से क्या होता है, ये ब्लैडर है जब यूरिन जमा होता है, और यहाँ से ही मेरा ब्लड बाहर निकलता है। ठीक है, अब होता है एक चीज होता है जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, यह ग्रंथि केवल पुरुषों में पाई जाती है और इसका सीधा संबंध मूत्र मार्ग से। इसका आकार वॉलनट का आकार का होता है, और लोकेशन से यूरिनरी ब्लैडर के ठीक नीचे होता है। ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, इसके ठीक नीचे यहीं पर मेरा ये अखरोट टाइप का होता है, वॉलनट का होता है। अच्छा, करेक्ट, ये क्या आता है, यूरेथ्रा के पहले भाग को घटेरा, जिससे प्रोस्टेट उठेगा। अब यूरेथ्रा क्या है, जिससे कि मेन ब्लैडर के नीचे होता है, तो इसके जो स्टार्टिंग पार्ट होता है, इसको जो है सो ये ढके होता है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, दो तीन पहली बात है। अब क्या होता है, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है हमारा, तो ये एक अल्कलाइन फंक्शन अंडर, इसमें अल्कलाइन फ्लूइड को स्टॉक करती है जो स्पर्म को पोषण देती है। ये चीज आपको प्रोस्टेट ग्लैंड में काम आएगा जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, वहां भी ये चीज। तो स्पर्म में क्या क्या होता है ये आपको वहां पर पढ़ा जाएगा। तो वहीं पर कहा जाएगा वॉलनेट जो होता है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, ये क्या करता है मेरा, कि पहली बात है यह एक अल्कलाइन फ्लूइड का स्राव करती है, जो हमारे स्पर्म को पहला चीज पोषण देती है, और यह योनियों के वैगना के अम्लीय वातावरण को न्यूट्रलाइज कर स्पर्म की रक्षा करती है। ये सब हमारे इसके, ये जो स्पर्म जो एल्कलाइन फ्लूइड होता है ना, बेसिकली इसके ये जो स्पर्म जो होता है यही हमारा जो है सो अल्कलाइन तो उसको न्यूट्रलाइज करता है। अच्छा, जिसको कि सेमेन भी कहते हैं। सीमन में लगभग 20 से 30% हिस्सा जो इसी ग्रंथि से स्राव होता है। मतलब कि जो सीमन जो होता है, सीमन सिर्फ आपका स्पर्म ही नहीं होता है, बल्कि सीमम में क्या होता है, सीमम उसको कहते हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा अल्कलाइन लिक्विड जो छोड़ता है, वो स्पर्म के साथ मिलकर जो है सो सीमन बना। और इसमें जो है 20% से 20 से 30% हिस्सा क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड जो अल्कलाइन फ्लूइड स्राव करता है उसी का हिस्सा। ठीक है, क्योंकि यूरेथ्रा प्रोस्टेट ग्लैंड हो, इसलिए उस उम्र बढ़ने के प्रोस्टेट ग्लैंड का अगर आकार बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये हमारा ये यूरेथ्रा को दाबती है, दाबेगा तो क्या होगा, यूरिन ठग जगह से पास नहीं करेगा, और यही हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड का ये समस्या होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमारा बेसिक चीज हम लोग पढ़ ली। अब कुछ कुछ हमारा क्लिनिकल फाइंडिंग, यूरिन में अगर कोई चीज आ रहा है तो क्या उसका मतलब है वो थोड़ा जो
पहला प्रोटीन्यूरिया। प्रोटीन्यूरिया का मतलब होता है कि मूत्र में प्रोटीन पाया, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन तो हमारा क्या होता है आपको मालूम है, ब्लड के साथ निकल गया, ब्लड के साथ जो है ब्लड ब्लड सेल और प्रोटीन तो निकल जाता है। अब उसके बाद अगर ब्लड में प्रोटीन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि हमारा फिल्टर सही ढंग से नहीं हो रहा है। ग्लोमेरुलर का फिल्टर इतना छोटा होता है कि बड़े बड़े प्रोटीन जो मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं निकल पाते। यदि प्रोटीन मिल रहा है, इसका मतलब है कि ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन्स में वो डैमेज हो रहा है, वो प्रोटीन को फिल्टर नहीं कर, प्रोटीन को जाने से माने कि ब्लड में जाने से माने कि वो फिल्टर नहीं कर पा रहा है। तो इस कारण ये मेन क्या होता है, डायबिटीज, हाई प्रेशर या क्रोनिक किडनी डिजीज का ये लक्षण हो सकता है। मतलब पेशाब में प्रोटीन का पाया जाना, इसको हम लोग कहते हैं प्रोटीनिडिया कहेंगे। ये बता रहा है कि हमारा ग्लोमेरुलस चूंकि इतना छोटा होता है कि छोटे छोटे प्रोटीन तो आराम से ब्लड से निकल जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं। लेकिन अगर प्रोटीन अगर नहीं निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है कि हमारा ग्लोमेरुलस हमारा कहीं ना कहीं डैमेज है। उससे ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया का होता है मूत्र में शुगर या ग्लूकोज का। जैसे आपको पता है कि ग्लूकोज मेरा जब शुगर का स्तर इतना ऊपर जाता है तो किडनी उसे पूरी तरह रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। जैसे मैंने बताया कि ग्लूकोज को किडनी क्या होता है, ब्लड जब नहीं जा रहा तो फिल्टर करता है, तो उसको क्या करता है किडनी रीअब्जॉर्ब करता है। किडनी रीअब्जॉर्ब तब नहीं करेगा जब मेरा ब्लड शुगर जो है एक लिमिट जैसे 180 ml पर डे से ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है तो मेरा ब्लड के साथ यूरिन के साथ आएगा, और इसी को मेरा डायबिटीज। हेमेटूरिया। हेमेटूरिया का पाया जाना ब्लड का रेड ब्लड मूत्र में रेड ब्लड सेल पाया जाए। अगर ब्लड में अगर यूरिन में अगर रेड ब्लड सेल पाया जा रहा है या रक्त आ रहा है, इसका मतलब है कि किडनी का स्टोन हो सकता है, या संक्रमण हो सकता है, या इम्यूनिटी ट्रैक में कोई ना कोई चोट लगा हो। पायूरिया। पायूरिया का मतलब होता है इस यहाँ पस आना। पायूरिया का मतलब क्या होता है, मैं WBC ज्यादा पाया जाता है। ये पता चलता है कि शरीर में किसी न किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का संकेत, ब्लड का इन्फेक्शन। तो ये आप समझ गए। तो पायूरिया हो गया, ब्लड में पस का आना। ह्यूमेटेरिया हो गया, ब्लड में रेड सेल आना। ग्लाइक्सोमिया हो ग्लाइकोसूरिया हो गया, ब्लड में शुगर को पाया जाना, यूरिन में शुगर को पाया जाना। प्रोटीनिया हो गया, ब्लड में प्रोटीन पाया। ये 4 तरह के हमारे किडनी के। यूरिन आउटपुट से ये कुछ टर्म्स जैसे ओलिगुरिया। ओलिगुरिया का मतलब पूरे दिन में मूत्र की मात्रा 400-500 ml से कम। अगर हमारा जैसे आपने देखा था दिन में 1 से 2 लीटर यूरिन निकलना चाहिए, अगर 400 या आधा हो जाता है, 400 से 500 ml अगर से कम अगर ब्लड यूरिन हो रहा है, उसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं ओलिगुरिया। और अनूरिया, अगर 100 ml से भी कम अगर पेशाब बोल रहा है तो इसी को हम लोग अनूरिया। और पॉल्यूरिया कहते हैं जब बहुत ज्यादा पेशाब, डायबिटीज में जांच फांस का। तो नाउ यहाँ से किडनी का किडनी, अच्छा चलिए रेनिन एक बच गया। हाँ, रेनिन क्या है कि एक एंजाइम है जो हार्मोन रिलीज करता है किडनी के द्वारा। किडनी के द्वारा क्या होता है, रेनिन एक हार्मोन से जो रिलीज किया जाता है, एंजाइम हार्मोन से। ये मेन क्या करता है, ब्लड प्रेशर को और ब्लड वॉल्यूम को ये सोडियम बैलेंस करता है, जिसके कारण जो है सो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है। रेनिन का मेन काम होता है कि अगर ब्लड प्रेशर आपके पास कम है तो ये उसको ट्रिगर करके एक लेवल पर ले आता है। रेनिन इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर व्हेन इट फॉल्स। रेनिन का काम क्या होता है, अगर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसको अपने लेवल पर ले जाकर, दिस इज द वर्क ऑफ द। ठीक है, बस। तो यहाँ पर मेरा जो है सो काम, हमारा रेनिन का मेन काम होता है क्या, कि अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो उसको क्या करता है कि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्प्शन को कारण बढ़ने के कारण जैसे ऐसा होता है, मेन मेन हो। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसे तो काफी बेसिक चीज तो बेसिक ऑलमोस्ट क्लियर रहता है।
कि हमारा जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, तो भाई तो चूंकि यही एक रास्ता है, इसका सेक्सुअल प्रोडक्शन हमारा होता है। तो सबसे पहली बात डायोसियस कहा जाता है कि मेल और फीमेल जहाँ सेपरेट हो, नर और मादा अलग है, ह्यूमन चूंकि होते हैं, बाकी सब तो ठीक संतान। अब हम बात करेंगे मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन में क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एस्पर्म। चूंकि एस्पर्म होगा तभी जाकर मेरा जो है सो सेक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, तभी हमारा क्या होगा, हमारा जो है सो जो फर्टिलिटी है वो अगर इस सब पे आगे बढ़ेगा। तो इस पर हम इससे ज्यादा हम बात करेंगे मेन इसके ऑर्गन्स पे। ऑर्गन्स का कुछ रोल होते हैं जहां पर कि हमें इस सब चीज को पढ़ना पड़ता है। मेन ऑर्गन की बात सबसे पहले होता है मेन ऑर्गन, क्या क्या है, टेस्टिस है, स्क्रॉटम है, एपीडी एपिडिडाइमिस है, एंड वैस डी डिफेंडर है, यूरेथ्रा एंड पेनिस। अब देखिए टेस्टी जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, दिस इज द टेस्टिकल, यही है हमारा। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपको जो है सो एक याद है, टेस्टिस, एपिडिडाइमस, वास डिफेंडर, यूरेथ्रा एंड पेनिस। ये एक फ्लो है जिसमें मेरा स्पर्म मेरा move। अब टेस्टिस, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण। तो टेस्टिस क्या होता है, स्क्रॉटम में के अंदर स्थित होता है। ये जो आपका स्क्रॉटम है, दिस इज दोनों में ये स्क्रॉटम है, और इसी के अंदर ये टेस्टिस मेरा मेरा रहा, ठीक है। ये मेन काम क्या करता है, मेरा स्पर्म का निर्माण होता है और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करता है। ये स्क्रॉटम, अब विशन को ये जो स्क्रॉटम है, इसका मेन काम क्या होता है, तो ये मेन काम करता है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, टेम्परेचर। स्पर्म बनने के लिए शरीर से 2 से 3 डिग्री कम तापमान चाहिए। मतलब स्पर्म तभी बनेगा जब वहां का टेम्परेचर जैसे 2 से डिग्री कम हो, और ये क्या करता है, उतना टेम्परेचर को लोअर। स्क्रॉटम का काम समझ में आ गया, टेम्परेचर को लोअर करता है ताकि स्पर्म मेरा फॉर्म हो सके। अब होता है एपिडाइमस। ये यहाँ पर क्या होता है, स्पर्म मेरा क्या होता है, मैच्योर होता है, मैच्योरेशन, और ये स्पर्म को स्टोर भी करते हैं। एपिडाइमस कहाँ पर है, ये जो है देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है हमारा टेस्टी जो है, यहाँ से स्पर्म, ये इसमें हमारा स्पर्म क्या होता है कि वो स्टोर। अब यहाँ से भैंस डिफेंडर, और यहाँ से जो भैंस डिफेंडर है, ये मेरा स्पर्म को लेकर आते हैं, और यहीं पर हमारा इजेक्टिव, और यहीं से हमारा सीधे किसमें देते हैं, तो यूरेथ्रा में ये आता है। भैंस डिफेंडर के स्पर्म का परिवहन जिस काम में यूरेथ्रा पहुंचाना, यूरेथ्रा जो है मूत्र और वीर्य का साझा मार्ग, यही से कॉमन पैसेज यहाँ से हमारा। तो मेन ये इंपॉर्टेंट है, टेस्टिस जहाँ के स्पर्म बनता है। सिंपल सा बात ये है, स्क्रॉटम जहाँ पर हमारा ये इसका काम है शरीर से टेम्परेचर को उसके 2-3 डिग्री नीचे रखना ताकि स्पर्म बन सके। एपिडाइमिस, इसका मतलब होता है कि ये स्पर्म को स्टोर करता है, और यहाँ से स्पर्म जो होता है हमारा वैस डिफेंडर के माध्यम से यूरेथ्रा में। ये मेरा ये पूरा का पूरा एक पार्ट हुआ जो स्ट्रक्चर को बताता है और कैसे मूवमेंट होता है। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारा जो एसेसरी ग्लैंड एंड सिम, ये चीज जो है सो आपके सबसे वो ठीक है, स्ट्रक्चर है, कई बार पूछ भी सकता है, बट लेकिन मेन चीज है सेमिनल वेसिकल। ये फ्रुक्टोज रिलीज करता है जो स्पर्म को तैरने के लिए एनर्जी, मतलब कि वो स्पर्म के लिए आवश्यक एनर्जी रिलीज। पहली बात हो गया, ये क्या करता है, तो फ्रुक्टोज जो है सो हमारा रिलीज करता है, यही हमारा सेमिनल, ठीक है ना। यूरेथ्रा के पास देख रहे हैं इसको, तो ये क्या करता है हमारा कि ये इतना एनर्जी देता है ताकि जो है सो हमारा स्पर्म के लिए जरूरी। पोस्टल ग्लैंड जैसे हम लोग बात किए थे, ये क्षारीय द्रव निकलता है, यहाँ से अल्कलाइन द्रव निकलता है जो स्पर्म को एक्टिवेट करता है। स्पर्म आ गया तो एक्टिवेट करने के लिए उसको क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए, तो इसमें से एक अल्कलाइन मीडियम निकलता है पोस्टल ग्लैंड से जो स्पर्म को एक्टिव करता है, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रा
कॉपर ग्लैंड इसको कहते हैं। यह म्यूकस निकालता है जो चिकनाई को प्रदान करता है। अब समझिए आपके, तो पोस्टेड ग्लैंड हमारा क्या करता है? तो सबसे पहले सेमिनल वेसिकल शुक्रार, ये मेरा फ्रुक्टोज रिलीज करता है जो स्पर्म के लिए एनर्जी ऊर्जा देता है। पोस्टेड ग्लैंड क्या करता है? अल्कलाइन द्रव निकालता है जो हमारा जो है सो एक्टिव को स्पर्म को एक्टिव करता है। और बल्बो यूरेथ्रम, ये मेरा प्रोपॉर ग्लैंड, ये म्यूकस निकालता है जो उसमें चिकनाई डालता है। इंपॉर्टेंट, अब यहाँ तक तो समझ गए। अब जो सेमन जो होता है जिसको वीट कहता है, एक्चुअली ये सिर्फ स्पर्म नहीं होता है बल्कि स्पर्म और ग्लैंडुलर सेक्रेशन होता है। ये जो ग्लैंडुलर जो सेक्रेट जो होता है ना, इसी को हम लोग जो है सो ये मिलता है, मतलब कि स्पर्म में आपका सेनम भी मिला होता है। तो सेनम का जो है सो आपका स्पर्म, और 20% 20 से 30% क्या होता है मैं जैसे देख अल्कलाइन फ्लूइड मिलता है, यही है। तो अब यहाँ पर कहते हैं, तो पुरुष हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, ये मेरा मेन क्या करता है? ये सेरम प्रोडक्शन करता है। ये पूछा है, सेक्रेट किसके द्वारा होता है? टेस्टिस के द्वारा। टेस्टिस जो हमारा होता है वो क्या होता है? वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और किसके प्रोडक्शन किसके द्वारा क्या आता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जो हमारा स्पर्म बनाता है। ये मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो सेक्रेट टेस्टिस के द्वारा होता है। उसका होता है कि डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो कहता है, जैसे कि हमारा दाढ़ी बनना, आवाज गहरा होना, मस्कुलर मांसपेशियों का विकास, ये सारे के सारे हमारे जो विजुअल होते हैं, ये मेरा सेकेंडरी सेक्सुअल इसको ग्रोथ भी फैक्टर भी। तो मेन आपका पुरुष वाला मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका ये है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ये पूछता है, जो सबसे बड़ी चीज है हमारा, कि हमारा फर्टिलाइजेशन कहाँ, ये जाने सबसे बड़ी चीज। बाकी तो कॉमन हो जाता है। मेन ऑर्गन्स क्या होता है? ओवरी, फॉलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस, कार्विक एंड वेगिन। तो ये तो ठीक है हमारा मेन हमारा ओवरी। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर ये दो आपको नजर आए, यही हमारा ओवरी, ठीक है। या और ये मेरा फॉलोपियन ट्यूब, ठीक है, और ये मेरा यूरिन ट्यूब, ठीक है सर, और ये मेरा क्या यूरिन, ठीक है, यूटेरस। अब यहाँ से फलोपियन, तो ओवरी से हमारा आता है फलोपियन ट्यूब, यहाँ से यूटेरस पे आता है, और देन अब आगे अंडा से ओवरी मेन। अब यहाँ पर ओवम, ये अंडा का निर्माण और हार्मोन का स्राव करता है। हो गया। ओवरी क्या करते हैं? ओवरी में हमारा अंडे का निर्माण और हार्मोन्स का स्राव करते हैं। ये दो संख्या में, दो, एक दो जोड़ा में फलोपियन ट्यूब, यही साइट है जहां की हमारा फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म मेरा फलोपियन ट्यूब में पहुंचता है और अंडा पहुंचता है, ये दोनों का जो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो फलोपियन ट्यूब में ही होता है। स्पर्म और अंडा यही मिलते, यही सवाल जो है आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे, कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है। यूटेरस में वो मेरा ओवरी मेरा क्या करता है कि चाइल्ड को डेवलप करता है, शिशु का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ओम भी इसको करता है। कार्विक, गर्भाशय का निचला हिस्सा, वैगिना, बर्थ के नाल, जहाँ से कि बच्चे का जन्म। तो ये सब क्या है अपना, ठीक है। मेन हमको बात क्या करना, तो ओवरी, ओवरी में हमारा अंडा का निर्माण होता है, दो संख्या में होता है, फलोपियन ट्यूब, यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, और यहाँ से जो है सो हमारा लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो हमारा फ्यूटस का, वो यूटेरस में, समझिए। यहाँ अंडा का निर्माण हुआ, ये मेरा फलोपियन ट्यूब में आया, और यहीं पर हमारा फिर इसके यहाँ से हमारा यूटेरस में जाता है, जो हमारा मेन हमारा फंक्शन है। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ, फीमेल हार्मोन, मादा हार्मोन पुरुषों में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है, और महिलाओं में दो मुख्य हार्मोन। पुरुष में एक ही मेन हार्मोन मान रहे हैं टेस्टोस्टेरोन, और पुरुष, और यहाँ पर क्या होता है हमारा दो मान, एक होता है एस्ट्रोजिन,
और एक होता है प्रोगेस्टेरोन। अब ये दोनों का रोल अलग अलग होता है। एस्ट्रोजिन क्या होता है मेरा, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल। एस्ट्रोजिन रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, सवाल ये पूछा जाता है, पूछा भी जाता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए कौन सा हार्मोन हमारा इंपॉर्टेंट है, तो एस्ट्रोजिन। या महिलाओं में आवाज का पतला होना, शारीरिक विकास, स्तनों का विकास और के लिए जिम्मेवार है। ठीक है, ये ओवोल्यूशन के प्रक्रिया को भी मतलब कि ये इसको जो है सो प्राइमरी जो है सो मेन से मतलब मेन है इसका, एस्ट्रोजन क्या करता है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को ये, ठीक है। प्रोगेस्टेरोन, प्रोगेस्टेरोन जो है सो यही प्रेगनेंसी हार्मोन, इसको हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन कहता है क्योंकि ये गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। एंडोमेट्रियम, ये गर्भाशय की आंतरिक परत को तैयार करने और मजबूत, मेन इसको कई बार पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी हार्मोन कौन है, तो प्रोगेस्टेरोन यही हमारा प्रेगनेंसी हार्मोन, ये ये तो एस्ट्रोजन हमारा हो गया सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन, जो महिलाओं का आवाज पतला होना, शरीर का विकास जैसे कि स्तन का बड़ा होना, ये सब चीज सेकेंडरी जो। और ये हमारा प्रोगेस्टेरोन जो हमारा प्रेगनेंसी हार्मोन कहता है क्योंकि ये गर्भावस्था को बनाए रखने। अब यहां से हम लोग तीन स्टेप्स, तो ये क्या अंडजनन मतलब कि ओएजेनेसिस, ये ओवरी के अंदर ओवम बनने की प्रक्रिया है, ठीक है। की फैक्ट ये थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा, हालांकि ये शायद पूछता ही नहीं पूछता, बट लेकिन जस्ट इन्फॉर्मेशन। महिलाओं में जन्म के समय ही अंडों की एक निश्चित संख्या फिक्स्ड होती है। महिलाओं में जब जन्म हो जाता है उसी समय जो है सो अंडों की एक संख्या, जो कितना अंडा होगा वो फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। डिफिनेशन, हर महीने मैच्योर एक का ओवरी से बाहर निकलता है फलोपियन ट्यूब, और हर महीने जब मैच्योरेशन जो होता है उसमें से क्या होता है, द मैच्योर एक जो से बाहर निकलकर ओवरी में प्रवेश करता है, ओवरी फलोपियन ट्यूब में आता है। टाइमिंग आमतौर पर मैच्योरेशन साइकिल के 14वें दिन, जिसको हम लोग ओवल्यूशन कहते हैं। तो महिलाओं में जन्म के समय ही क्या होता है, अंडा हमारा नंबर बहुत ज्यादा रहता है और फिक्स। जब भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ऐसा, तो 14वें दिन क्या होता है कि वहां से जो है ओवरी से एक अंडा निकलता है और वो फलोपियन ट्यूब में हमारा आता है, वो ऑलमोस्ट 14वें दिन। फर्टिलाइजेशन, यदि स्पर्म अंडा मिल गया तो यही से हमारा फलोपियन ट्यूब में हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। अदर इम्प्लीमेंटेशन, जाइगोट जब गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है तो उसे इम्प्लीमेंटेशन करते, यहीं से गर्भाशय प्रेगनेंसी की। महिलाओं के शरीर में नए अंडे कभी नहीं बनते, अगर जन्म के समय अगर अंडे नहीं रहे तो बाद में अंडे नहीं बनते, वो जितने अंडे जीवन भर इस्तेमाल करेगी वे सभी जन्म के साथ उसके ओवरी में मौजूद। एट बर्थ एक बच्ची का जन्म तो उसके पास दो ओवरीज में लगभग 10 लाख से 20 लाख अपरिपक्व इमेच्योर एग्स होते हैं। किशोरा अवस्था पहुंचते इसमें से बहुत से अंडे नष्ट हो जाते हैं, केवल 3 से 4 लाख ही बचते हैं। प्यूबर्टी के बाद हर महीने केवल एक मेच्योर अंडा रिलीज होता है लाइफ टाइम। महिला अपने पूरे जीवन काल में लगभग 400 से 500 अंडे रिलीज करते हैं, बाकी सभी अंडे समय के साथ धीरे धीरे अपने आप नष्ट करते हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग एस्ट्रेसिया, हालांकि ये सब पूछता नहीं है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी जैसे जस्ट इंफॉर्मेटिव के लिए, ये एक प्राकृतिक चक्र है जो औसतन में लगभग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये इस पर सवाल आ सकता है। ये एक प्राकृतिक चक्र है जो औसतन 28 दिनों का होता है। इसका मुख्य उद्देश्य शरीर को संभावित प्रेगनेंसी के लिए तैयार कर, अगर ये नहीं होगा तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम। क्या, तो मेंस्ट्रुएशन को बस एक से पाइप, ये यदि यह अंडा फर्टिलाइज नहीं होता है तो गर्भाशय की परत टूट कर बाहर निकल जाता है, समझ ना, और इसमें हमारा ब्लीडिंग होता है। क्या होता है, अगर अंडा जो है सो फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होता है, गर्भाशय की परत जो है सो हमारा टूट कर बाहर निकल जाता है, और यहीं से हमारा ब्लीडिंग होता है, और इसी से हमारा एस्ट्रोजन और प्रोस्ट्रोजन का स्तर बहुत कम हो जाता है। मस्तिष्क से निकलने वाला FHS
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी को नए अंडे विकसित करने का संकेत। और इसी समय 6 से 13वें दिन क्या होता है मेरा जो है सो ये क्या करता है कि मस्तिष्क से जो अंडा निकलने वाला जो होता है ना, आप देखते हैं स्टार्टिंग में जो हमारा जो ब्लीडिंग होता है औरतों में वो यही कारण, ठीक है, फर्टिलाइज। तो अब क्या करता है कि 6 से FSH याद रखिएगा, FSH क्या करता है, फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो ओवरी को अंडा विकसित करने का संकेत करता है। इसे इसमें क्या होता है, गर्भाशय की दीवार मोटी होने लगती है और हार्मोन लेवल एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ने लगता है। स्टार्टिंग में कम होता है, फिर जैसे धीरे धीरे जब ये हमारा 6 से 17 दिन में FSH जो होता है वो मस्तिष्क से ये एक निकलने वाला एक हार्मोन है जो अंडे को विकसित करने का संकेत। 14वें दिन क्या होता है, ओवरी से एक परिपक्व अंडा बाहर निकलता है। LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का स्तर अचानक बढ़ जाता है जिसे LH सर्ज कहते हैं। ये फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे उपयुक्त समय। आप समझ में आ गया? तो आप एक समय हमारा FSH का मतलब क्या होता है कि ये अंडे को परिपक्व करने का संकेत देती है, और ये LH होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, का स्तर अचानक बढ़ जाता है और इसी को हम लोग LH सर्ज कहते हैं, और इसी समय जो है सो हमारा फर्टिलाइजेशन का सबसे बेस्ट टाइम। बाकी तो लेटरल फेज और खाली फॉलिकल ट्यूब ये सब ठीक है, सॉल्व है। तो ये हमारा पूरा था, LH समझ गया, FSH समझ गया, एस्ट्रोजन समझ, तो ये सारे हमारे, तो आज का टॉपिक यही था। मैं समझता हूँ कि टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ध्यान देकर इसको देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। होप करते हैं कि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा मदद। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी चीज मदद चाहिए तो 8789632844 पे आप कंटेक्ट कर सकते हैं। तो देन थैंक यू वेरी मच।